छोटी सी बात। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ कहता है। इस लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का सबसे पहली बात ये कहने की थी, नंबर फर्स्ट, कि जब ये एक बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी ए बॉडी, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एक ऐसा ब्लॉक रखा है, दिस इज सपोज टू बी ए ब्लॉक। इस ब्लॉक पे मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, बॉडी नहीं चली, 2 न्यूटन की लगाई नहीं चली, तो किसका फ्रिक्शन कितना है? 2। 3 की लगाई भी नहीं चली, 5 लगाए तो भी नहीं चली, अब 5.1 लगाए तो चल गई, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? समझ आए बात? तो तू लिमिटिंग फ्रिक्शन को किससे कैलकुलेट कर रहा है? अप्लाइड फोर्स से। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? सुन, पहली बात तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तू फ्रिक्शन को उसके अंदर घुस के नहीं नाप सकता। तो जब हम किसी चीज को उसके अंदर घुस के नहीं नाप सकते तो फिजिक्स में मेजरमेंट का हम एक नया मेथड बनाते हैं। क्या करते हैं? तो आंसर है, किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए हम उस क्वांटिटी को जिसकी मेजरमेंट करनी है उसे कंपेयर करते हैं किसी भी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से। जैसे आप बाहर मार्केट में जाते हो तो आपको वो सब्जी देख लेनी है, आपके पास कुछ घिया है, घिया, उस घिये को देख के आप ये नहीं बता सकते घिया कितना है, नहीं बता सकते। तो उसके लिए तुम क्या करते हो? एक तरफ तो घिये को रखते हो तराजू में, एक तरफ बाट रखते हो। बाट तुम्हारे लिए क्या है? नॉन, और सब्जी क्या है तुम्हारे लिए? अननोन। जबकि ले जाना क्या है? सब्जी अननोन ले जानी। लेकिन जैसे ही बाट और तेरी सब्जी दोनों बराबर हो जाती है तो तेरा ध्यान कहाँ होता है? बाट पे। तूने देखा बाट तूने यहाँ पे 2 kg का रख रखा है और सब्जी तेरी ये बराबर थी, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तू क्या कहता है? सब्जी मेरी कितनी है? 2 kg। लेकिन इस सब्जी को 2 kg बताने के लिए तुझे इस सब्जी को बैलेंस करना पड़ा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से, तभी तो तूने बताया सब्जी तेरी 2 kg है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि इस फ्रिक्शन के अंदर घुस के हम फ्रिक्शन को नहीं बता सकते। उसके लिए हमने क्या करा? अप्लाइड फोर्स का सहारा लिया। हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, और फोर्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब बढ़ बढ़ के मेरी फोर्स इतनी हो गई कि मैक्सिमम लिमिट तक आ गई, और मैक्सिमम लिमिट 5 थी, तो 5 तक तो ये क्या नहीं चल रहा, और 5 पे चलता। तो इसका मतलब इस ये बॉडी कितनी, ये सरफेस इस बॉडी को मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन दे रही है? 5। तो मैं 5 न्यूटन तक अप्लाइड फोर्स की हेल्प से इसके फ्रिक्शन को नाप सकता हूं। लेकिन अगर ये बॉडी चल गई, ये बॉडी अगर चलने लगी, तो क्या मैं अब बता सकता हूं इस बॉडी में फ्रिक्शन कितना था? तो आंसर है अभी भी इस बॉडी पर इसका फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना था? 7। लेकिन अगर ये बॉडी चल गई तो अब मैं उसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं 9। तो हम किसी भी एक बॉडी की फ्रिक्शन को कब तक नाप सकते हैं प्रैक्टिकली? आंसर है जब तक वो एट रेस्ट हो। 1 होगा तो 1 लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा तो जब तक वो बॉडी मेरी इस फोर्स को अब मैक्सिमम क्या कर सकता है? अपोजिशन दे सकता है, तब तक हम ये बोल सकते हैं कि हमारी अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल है। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड नहीं होती, हम अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन को मेजर कर सकते हैं, और मेजर भी कहां तक कर सकते हैं? उसकी मैक्सिमम लिमिट तक मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटी बात? तो फिर से सुनो, ये एक बॉडी यहां पे रखी है, इस बॉडी पे ये एक बॉडी यहां पे रखी है, इस बॉडी का कुछ मास होगा। अब हमने क्या करा? इस बॉडी को यहां पर दबाया 1 न्यूटन की फोर्स से, बॉडी चली नहीं, 2 न्यूटन से दबाई नहीं चली, 5 न्यूटन से दबाई नहीं चली, 5.1 पर बॉडी चलना शुरू हो गई। इसका मतलब इस बॉडी और इसकी सरफेस के बीच में लगने वाली मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 5। डन? अच्छा, अब हमने इसके ऊपर एक बॉडी इतने साइज की और रख दी मान ले। अच्छा, लेकिन मैंने अभी 5 तक चलाया तो नहीं चली थी ना। अब मैंने क्या करा? इस पर 6 लगाया, बॉडी अभी भी नहीं चली। 7 लगाया तो भी नहीं चली। 8 लगाया तो भी नहीं चली। 8.1 पे चलती है। तो तू बता सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? ऐसे हमने एक तीसरी बॉडी फिर इसके ऊपर रख दी, ऐसी आइडेंटिकल, एक जैसे साइज की, सब कुछ ऐसा। फोर्स लगाया, 8 पे भी नहीं चला, 8 पे नहीं चला, 9 पे भी नहीं चला, 10 पे भी नहीं चला, 11 पे भी नहीं चला, 12 पे भी नहीं चला, 12.1 पे चला। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? इसका मतलब हो क्या रहा है? तेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन कब बढ़ रही है? इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसका मास बढ़ा रहा हूं तो ये मास क्या क्या रहा है? आंसर है इस सरफेस को एक्शन दे रहा है। जितना ही एक्शन देगा ये उतना रिएक्ट कर रहा है। तो जितना मेरा रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा उतना मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। नहीं है बेटे समझ में? तो एक बात तो समझ में आई कि जितना ज्यादा, अब समझ में आया, एक ट्रक ज्यादा दबाएगा या एक स्कूटर ज्यादा दबाएगा? ट्रक ज्यादा दबाएगा भाई, तो ट्रक का फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्लाइड फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। नहीं बेटे समझ में? तो ये एक ब्लॉक है हमारे पास, दिस इज सपोज टू बी ए ब्लॉक, ये रखा है, इसका मास जितना ज्यादा होगा, दिस इज mg, उतना रिएक्ट ज्यादा करेगा, उतना हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी अप्लाइड, उतना फ्रिक्शन ज्यादा बनेगा। तो तुमने एक बात सोचो, R क्या है? रिएक्शन, फ्रिक्शन क्या है? रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन टू रिएक्शन ही तो है। तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? रिएक्शन टू रिएक्शन, जबकि लगा क्या रहे हैं? फोर्स।
अगर मेरा mg बढ़ेगा तभी तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा। तो अपने mg के वेट बढ़ा तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। क्यों फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा? क्योंकि रिएक्शन ज्यादा बढ़ गया। रिएक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब हमारा फ्रिक्शन बढ़ गया। नहीं है बेटे समझ में? इस बॉडी का वेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना तो रिएक्शन बढ़ेगा। जितना ज्यादा रिएक्शन बढ़ेगा उतना मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी उसे चलाने के लिए, और जितना मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं उतना फ्रिक्शन एडजस्ट कर करके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। तो मतलब इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, इसके बढ़ने से ये बढ़ा, इसके बढ़ने से ये बढ़ा। अरे इसकी मेजरमेंट तो हम इसी से कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसने कितना नाप के दिया? इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नाप के दिया। नहीं है समझ में? तो इसका मतलब ये होता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? दिस इज आर। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारी अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी। इट मींस उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ रही है। एक बॉडी को चलाने के लिए मुझे अगर 20 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है और एक को 40 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है, तो तू बता सकता है किसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है? 40 का। ऑब्वियस सी बात है यार, वो ज्यादा अपनी बॉडी को मेंटेन कर पा रहा है उससे। इस प्रोपोर्शन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज म्यू। और हमेशा ध्यान रखना किसी को हटा के हम एक दूसरा एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाते हैं। इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम इनको क्या कहते हैं? दूसरे होते हैं, दूसरे कहलाते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में डिफरेंस क्या होता है? जरा ध्यान से सुनना। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? कोएफिशिएंट किस पर डिपेंड करते हैं? तो कोएफिशिएंट मटेरियल टू मटेरियल बदल जाते हैं। अगर मैं एक मटेरियल लूं, दूसरा मटेरियल लूं, तीसरा मटेरियल लूं, तो मटेरियल बदलने से कोएफिशिएंट की वैल्यू बदल जाती है। लेकिन ये एक गिवन मटेरियल के लिए इनकी वैल्यू नहीं बदलती। जैसे कि मैं आपसे बोलूं ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैं सरफेस को बड़ा ले लूं, ये सरफेस कुछ फ्रिक्शन दे रहा होगा ना। अगर मैं सरफेस को इतना छोटा कर लूं और बहुत बड़ा कर लूं तो ये सरफेस का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? आंसर है उतना ही रहेगा जितना ये पहले दे रहा था। तो इसका मतलब इस सरफेस के लिए फ्रिक्शन की एक वैल्यू, लेकिन इस फ्रिक्शन की जगह, इस मटेरियल की जगह अगर मैं ये वाला ले लूं तो इस वाली सरफेस पर रखूं तो इसका फ्रिक्शन अलग होगा, इसका फ्रिक्शन अलग होगा। लेकिन इसकी मैं सरफेस छोटी कर दूं, बहुत बड़ी कर दूं, ये फ्रिक्शन हमेशा एक जैसा देगा। अरे समझ आया? तो जब भी हम कोएफिशिएंट टर्म यूज करते हैं किसी भी प्रोपोर्शन को उठा के, तो ये तुम्हें आगे तक पता होना चाहिए। प्रोपोर्शन को उठा के दो चीजें लगाते हैं, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी, दूसरा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट उनकी जगह लगाए जाते हैं जिनकी वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है कि नेचर बदल गया, मटेरियल बदल गया तो इनकी वैल्यू भी बदल गई। उस गिवन मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। साइज बड़ा कर दो, छोटा कर दो, इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको हटा के हम क्या ले सकते हैं? ये म्यू था ना, तो इस म्यू की जगह हम क्या ले सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू एफ एल अपॉन में आर। इसकी एसआई नोट कितनी होगी? तो आंसर है इट इज यूनिटलेस। अरे फोर्स की भी फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ही तो है, न्यूटन, और आर क्या है? एमजी। ये भी न्यूटन है, तो न्यूटन से न्यूटन कट गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो इट इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस। ना तो इसकी कोई यूनिट है ना कोई इसकी डायमेंशन है। क्लियर नहीं बात? अब देख जरा यहाँ पे, एक पहली बात समझ में, अब दूसरी बात सुन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ने 4 लॉ दिए थे, चारों याद होने चाहिए। सबसे पहला लॉ ये था कि जब हम किसी एक बॉडी का वेट बढ़ाते चले जाते हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, तो वेट बढ़ाने से क्या होगा? एक्शन ज्यादा जाएगा ग्राउंड पे, तो रिएक्शन उतना ज्यादा मिलेगा। जितना रिएक्शन ज्यादा मिलेगा उतनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। पक्का बॉडी चल नहीं रही है अभी भी, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया। दूसरा लॉ ये कहता है कि इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो आंसर है इस फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस होती है। अभी दो सरफेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं, ये थी ना दोनों, तो इन दोनों के कांटेक्ट के उल्टी डायरेक्शन में होगी क्या? फ्रिक्शन की वैल्यू। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं है समझ में? तो दूसरा लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is always tangential to the surface in contact। नंबर तीसरी बात सुनो, और सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, और ध्यान से सुनना। देखिए जी, ये एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी को, ये पूरी बॉडी है, ओके, ये एक सरफेस है, मैंने इस बॉडी को यहाँ रखा तो इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है? कम है। ऐसे रखता हूं तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, और ऐसे रखता हूं तो और ज्यादा है। किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा? इस कम एरिया पे, ज्यादा एरिया पे, या मीडियम पे? तो आंसर है तीनों में बराबर मिलेगा। तीनों में क्यों बराबर होगा? सुन, अगर मैं इस बॉडी को यहां रखता हूं तो ये वाली बॉडी इस सरफेस को कितनी फोर्स से दबा रही है? mg।
अरे वेट नॉर्मल रिएक्शन तो बराबर है, ऐसे कितने से दबा रही है mg, ऐसे कितने से दबा रही है mg, अरे सब में mg से दबा रहा है। और अभी सबसे पहला पॉइंट क्या पड़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन से। क्या इसकी नॉर्मल रिएक्शन बदली गई, अरे जब मास बराबर है तो नॉर्मल रिएक्शन एक्शन बराबर होगा तो रिएक्शन तो बराबर होगा। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि पहले ये 4 पार्टिकल ऐसे ग्राउंड को दबा रहे थे, ये 4 पार्टिकल ग्राउंड को एक 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 करके दबा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, एक के नीचे एक दबा रहे हैं। लेकिन पहले भी कितना दबा रहे थे ग्राउंड को, 4 से, अभी भी कितना दबा रहे हैं, 4 से। तो आप खड़े हो तो भी ग्राउंड को उतना दबा रहे हो, लेटे हो तो भी ग्राउंड को उतना दबा रहे हो। तो ग्राउंड तुम पे किस कंडीशन फ्रिक्शन ज्यादा देगा, सब पे बराबर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है किससे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो ऐसे रखा ना, जैसे ये रखा, ऐसे रखा, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहे हैं। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बदलने से क्या नहीं बदलता, फ्रिक्शन नहीं बदलता। बात समझ में आ गई, इंडिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रिक्शन इज ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। नंबर डी बात आ रहा है, नंबर डी है क्या है इसका लास्ट, कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, फ्रिक्शन ये किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। सुन, ये एक सरफेस थी, इस सरफेस के ऊपर मैं अपने हाथ को ऐसा फिंगर को लेके जाता हूं तो फ्रिक्शन मुझे कुछ अलग मिलेगा, लेकिन मैं इसकी जगह इस पे लेके जाता हूं तो फ्रिक्शन अलग मिलेगा। तो फ्रिक्शन किससे बदलता है, आंसर है फ्रिक्शन नेचर ऑफ मटेरियल से बदलता है, जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। सुन, इस पर मैं 1 kg का लेके जा रहा हूं, इस पर मैं 2 kg का लेके जा रहा हूं, तो इसका फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग होगा। इस पर भी मैं 2 kg का लेके जा रहा हूं, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग होगा, जबकि वेट तो दोनों में बराबर है। अब कोई मुझसे पूछता है दोनों में वेट बराबर है तो दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बराबर होना चाहिए, फिर मैं क्या बोलूंगा, दोनों में बराबर नहीं होगा। क्यों, नेचर ऑफ मटेरियल बदल गया दोनों के, दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में थी वो बदल गई, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी बदल गया। दोनों बातें क्लियर हो गई ना बेटे बात। तो सरफेस बदलने से दोनों पे बराबर बराबर वजन रखो, लेकिन सरफेस बदल गई तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बदल गई। अब मैंने सरफेस एक जैसी रखी, लेकिन एक कम वेट रखा और एक ज्यादा वेट रखा, तो फ्रिक्शन दोनों बराबर होगा, नहीं, कम वेट वाले पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा, ज्यादा वेट वाले पर ज्यादा होगा। तो चौथी बात क्या है, द डी इज नंबर, द फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के 4 लॉ थे। सबसे पहला लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कहता है कि एक बॉडी पर आप वेट को बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे उतना लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, नॉर्मल एक्शन बढ़ेगा। दूसरा बताता है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल टू द सरफेस होती है। नंबर तीसरे ने हमें क्या बताया कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। चौथे ने क्या बताया, बिल्कुल। अब एक नई चीज और मैंने आपको जो बताई कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम उसके अंदर घुस के नहीं नाप सकते, उसके लिए मैं क्या किस पे भरोसा रखना पड़ता है, लिमिटिंग किस पर, अप्लाइड फोर्स पे। जैसे कि देखो ये बोर्ड है, यहाँ पर हमने एक पुली लगा दी और यहाँ पर एक ब्लॉक को हमने ऐसा रख दिया और यहाँ पे वजन को इसके लटका दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। तो हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने तुमसे बोला कि इस बॉडी का वेट मास कितना है इसका, 2 kg, कितना है, तो ये नीचे कितनी फोर्स से लगा रहा होगा, आंसर है 2g, ये तो लगा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर कितना बनेगा, 2g, और मास कितना है इसका, 2 kg। अब मुझे बताना है कि ये इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, FL हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या तरीका है, तो आंसर तरीका ये है कि यहाँ से हम वजन लगाते हैं। हमने लगाया यहाँ पर 2 kg, क्या लगाया, 2 kg। हमने देखा बॉडी नहीं चली, 2 kg लगाने का मतलब क्या, ये नीचे ये भी कितना लगा रहा है, 2g लगा रहा है, दिस इज 2g। ये बॉडी नहीं चली, 2g का मतलब 20 न्यूटन लगाया हमने, कितना लगाया, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई, यहाँ पे मास को हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 3 न्यूटन, 3 kg, तो फोर्स कितनी लगी, 30 न्यूटन। तो मास को हम बढ़ाते जा रहे हैं, कितना, 3 kg लगा दिया तो भी बॉडी नहीं चली, 4 kg लगा दिया तो भी नहीं चढ़ी, 5 पे भी नहीं चली। जब हमने यहाँ पे 7 kg लगा दिया, कितना लगा दिया, 7 का मतलब कितना वजन अटका दिया, 770 न्यूटन लगा दिया, कितना लगा दिया, 70 न्यूटन। तो हमने देखा 70 न्यूटन में बॉडी नहीं चली, लेकिन जैसे ही 70 पॉइंट
7.1 करते हैं, बॉडी चालू हो गई, बॉडी चालू हो गई। तो मेरी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी थी इस बॉडी और इसकी सरफेस के बीच में? 70 न्यूटन। कितनी थी? 70 न्यूटन, या 7 kg की फोर्स थी। नहीं है बेटे बात समझ में? तो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन को नापने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ी? दिस इज अप्लाइड फोर्स। क्या है? तो इस अप्लाइड फोर्स ने मुझे बताया कि इस बॉडी का वजन अगर कितना 2 ग्राम का है, तो ये रिएक्शन कितने से दे रही है? 2 के साथ दे रही है। तो मुझे इस रिएक्शन से अगर मुझे फोर्स लगानी है तो मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना देना पड़ेगा? कितना बनेगा? 70 न्यूटन का बनेगा। तो 2 kg का वेट कितना दे रहा है? 70। 4 kg कर दूंगा इसी सरफेस पे कितना देगा? 140। 6 kg कर दूंगा तो 210 भाई, 7 या 21 देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि जैसे जैसे मेरा R बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा। नहीं है समझ में भाई? 2 kg पे कितना दिया? 70, तो फ्रिक्शन भी कितना है? 70। 4 kg पे 140, 6 kg पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि यहाँ पे 20 न्यूटन नीचे लगा रहा है। कितना लगा रहा है ये नीचे? 20, तो फ्रिक्शन भी 20 थोड़ी होगी। प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक जिस रेट से बढ़ेगा दूसरा भी उसी रेट से बढ़ेगा। नहीं है समझ में? एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे छोटा सा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपसे बोला ये एक ब्लॉक है, और ये एक पुली है। तो देखिए बेटे, ये क्वेश्चन ये है कि ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है? m, ये पता नहीं है हमें, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन में दे रखा 1.2, और ये 3 kg का एक मास हमने लटका रखा है, और ये 3 kg का इसका वो मैक्सिमम मास है जिस पर एक बॉडी का इंटेंशन पूरी तरह से बन गया अब चलने का। ये एक ब्लॉक रखा है, तो हमें पहला कैलकुलेट करना है कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए, फ्रिक्शन कितना है, Fr निकालिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, और दूसरा इस बॉडी का मास निकालिए। तो देखिए जी सॉल्यूशन में में तुम्हें पता है बॉडी कहीं नहीं चल रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका फ्रिक्शन किसके इक्वल है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? m into g। जो इसका काम कर रहा है, इसका मास कितना है? दिस इज 3, और g की वैल्यू कितनी होती है? 10, तो कितना कंसीडर कर लिया? 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना हमारा? 30 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा मास कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है Fr इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू इंटू r, और r कितना होता है? m इंटू g। तो म्यू कितना हमारे पास? 1.2, मास पता नहीं है लेकिन g की वैल्यू तो पता है 10, तो 10 से कट गया, तो फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? दिस इज 30। इसको इससे ये कट गया, तो ये 12 से काटे